हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आज मैं आपको जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में सिखाऊंगा बेटा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पहला अपना चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और थर्ड चैप्टर हमारा होगा इवोल्यूशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल्स के लॉज को समझेंगे और मेंडल्स के बाद जो काम हुआ है जैसे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, फिर इसके बाद फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के, जिसमें हम डीएनए से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। डीएनए से रिलेटेड सारी बात करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का फंक्शन क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन वगैरह सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा इवोल्यूशन, ठीक है। उसमें होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब समझना है हम लोगों को। और ह्यूमन का इवोल्यूशन का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला जो पार्ट है, जो पहला पार्ट है इवोल्यूशन में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए बेटा, आज हम लोग जो है वो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग चलेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। इस पेज पे आपको दिख रहा है दो साइंटिस्ट, आपको बगल में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, दो लोगों को नाम लिखा गया है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इनके बारे में क्या याद रखना है बेटा, इन्होंने डीएनए का जो मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल है, ये कौन सा मॉडल हम बोलते हैं, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का, वो इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने प्रपोज्ड किया था। 1953 में वो मॉडल प्रपोज किया गया था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इनको प्राइज जो मिला है वो 1962 में मिला है, नोबेल प्राइज इन 1962। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अभी इस चैप्टर में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं शॉर्ट तरीके से। चलिए अब ये पेज पे हम ख़त्म करेंगे इस पेज को, अब आगे आएंगे, आगे के बारे में बात करेंगे। हम खाली बस बेसिक्स बता रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। बहुत डिटेल वीडियो हमारा ऑलरेडी चल रहा है अभी सीरीज, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे आइए बेटा, इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है देखिए। देखो इसमें चैप्टर में आपको देखो हेडिंग तो आपको समझ में आ ही रहा है, क्या क्या पढ़ना है अपन लोग, हेडिंग तो देख ही रहा है। एक तो अपना मेंडल्स लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर वन जीन इनहेरिटेंस, इसे कहा जाता है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। समझ रहे हो बात को। फिर टू जीन इनहेरिटेंस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर बेटा हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगा, बच्चा क्या पैदा होगा, कोई ऑफस्प्रिंग का, वो बात सीखेंगे। फिर म्यूटेशन, आप जानते हो जेनेटिक जो एबनॉर्मलिटी होती है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और फिर हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब म्यूटेशन की वजह से कुछ बीमारियां पैदा होती है, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लाइनीफेल्टर हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, कुछ जीन से रिलेटेड बीमारी हैं, कुछ क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब देखते जाइए, सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एक काऊ का मतलब कह सकते हैं ब्रीड है, वो डेवलप किया गया है। तो वो कौन सी टेक्निक से डेवलप किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। क्या बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, ये दोनों बात याद रखेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से क्या है, क्या डेवलप किया गया है, साहिवाल काऊ,
पंजाब में एक काऊ की वैरायटी डेवलप की गई थी मतलब किसानों के द्वारा, तो उसमें साहिवाल काऊ बोलते हैं बेटा उसे पंजाब में। तो पूछा जाएगा कि बताओ इसमें क्या किया गया था, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और साथ में और क्या बोलेंगे हम लोग, फिर हम लोग बोलेंगे उसमें क्या कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी किया और डोमेस्टिफिकेशन भी किया बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो बेटा, मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया है। मेंडल ने जो स्टडी किया था, आप तो जानते हो मेंडल ने मटर के प्लांट पे स्टडी किया है, तो 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर पे स्टडी किया, तो देखो पहला कैरेक्टर है सीड का शेप, फिर सीड का कलर, फिर फ्लावर का कलर है, फिर पॉड का शेप है, पॉड का कलर है, फ्लावर का पोजीशन है, स्टेम का हाइट है। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि देखो शेप से रिलेटेड मेंडल ने कितने कैरेक्टर का स्टडी किया। तो देखो एक तो पॉड का शेप हो जाएगा बेटा अपना, और दूसरा हो जाएगा सीड का शेप। तो शेप से रिलेटेड कितने कैरेक्टर पे स्टडी किया मेंडल ने, 2 कैरेक्टर पे। अच्छा उसी तरीके से आप देखिएगा कि कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे, तो आपको बोलना है कलर से रिलेटेड एक तो सीड का कलर हो गया, और दूसरा हो गया बेटा पॉड का कलर, और तीसरा हो गया फ्लावर का कलर। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कलर वाला कितना कैरेक्टर है, 3 है, और शेप वाला कितना है, तो आपको 2 याद रखना है। याद रखोगे, चलो अच्छी बात है, इसको ध्यान रखो बेटा। आगे बढ़े, चलो भाई 7 कैरेक्टर है, 7 याद रखो। कैसे याद रखोगे, जैसे सीड का शेप है तो इसमें राउंड डोमिनेंट होता है। देखो एक कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है और एक रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, जो अपने इफेक्ट को दिखाता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, और जिसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता, जैसे हाइट हो गया, तो हाइट में मान लो कि प्लांट का टॉल हाइट दिखता है। जैसे देखो यहाँ पे बेटा एक कैरेक्टर स्टडी किया गया है लास्ट में, देखो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला, जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, इसको देखो ध्यान से जरा, लास्ट वाला देखो, ये वाला टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट है। तो अगर हम टॉल और शॉर्ट प्लांट दोनों को आपस में क्रॉस करवाएं, इसको क्रॉस करवाने के बाद इसके प्रोजेनी जितने भी बने, इसके जो नए प्लांट बनेंगे, इससे जो सीड बनेगा उसको ग्रो करवा के प्लांट बनवाओगे, तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे प्लांट टॉल बन गया। मतलब टॉल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट हो गया डॉर्फ के ऊपर में। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। चलो आगे सुनो, तो देखो क्या है जी, सीड का शेप में राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड रिसेसिव होता है। सीड के कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर के कलर में वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। फूल पॉड के शेप में फूल डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। ग्रीन कलर जो है पॉड का वो डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है येलो। एक्जियल फ्लावर जो पोजीशन का है वो डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। और टॉल फ्लावर डोमिनेंट होता है, डॉर्फ रिसेसिव होता है। अब देखो ध्यान से सुनो क्या इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप देखोगे सीड कलर के केस में तो येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब आपसे बोलेगा कि येलो सीड क्या होता है तो डोमिनेंट। पर अगर आपको येलो पॉड बोल दे, देखो येलो पॉड क्या है, इधर रिसेसिव वाला कैटेगरी में आ रहा है। देखो 2 कैटेगरी बना लो, है ना, इधर रिसेसिव वाला है तो रिसेसिव वाला में आ रहा है ना। अच्छा ग्रीन क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है। सीड कलर के केस में बेटा ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे पॉड के केस में, तो पॉड के केस में ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, ये बात ध्यान रखना है बच्चों। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या याद रखना है, मेंडल ने जो अपना काम किया था 7 साल का उनका रिसर्च वर्क चला था। आपको पता है ये बात, मेंडल का जो रिसर्च वर्क है वो 7 साल तक चला था। तो बोलेगा बताओ कितने से कितने ड्यूरेशन तक चला था, तो देखिए बेटा यहाँ लिखा गया है कहाँ से कहाँ तक चला था, 1856 से
1863 तक 7 ईयर तक उन्होंने लगातार रिसर्च किया। 7 साल तक रिसर्च चला मेंडल का। कितना अच्छी बात है, देखो मतलब 7 साल तक रिसर्च किया। बताओ भाई साहब, मेंडल को 7 साल रिसर्च करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब जिंदा थे मेंडल को तब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेंडल साहब जब काम कर रहे थे ना तो बहुत बड़ा उनका जो एक विरोधी आदमी था वो डार्विन थे। उस समय डार्विन के पीछे सब लोग लगा हुआ था। एक क्वेश्चन भी आता है कि मेंडल का सबसे बड़ा विरोधी कौन था, क्योंकि मेंडल के तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, तो उस समय सब डार्विन के पीछे लगे गए थे। और मेंडल कोई भी बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाते थे, वो लॉजिक देते थे। जो भी आप अपना एक्सपेरिमेंट, अभी आगे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मेंडल का। 7 साल तक काम किया। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, एक ये सवाल आ सकता है कि मेंडल ने कितने प्योर लाइन डेवलप किए थे। तो मेंडल ने कितने प्योर लाइन डेवलप किए थे आपको मालूम है क्या? 14। क्यों? जैसे राउंड है तो राउंड के लिए कैपिटल आर, जो होमोजाइगस होता है उसे प्योर लाइन बोलते हैं। और इसी के लिए जो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा जैसे रिंकल, तो रिंकल के लिए स्मॉल आर हो गया। येलो के लिए कैपिटल बाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल बाई। वायलेट के लिए कैपिटल भी कर लो, यहाँ पे स्मॉल भी कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे बेटा तो 14 जो पेयर है, तो पूछा जाएगा कि मेंडल ने कितने प्योर लाइन डेवलप किए थे, तो आपको बोलना है 14 ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। देखो यहाँ नीचे लिखा गया, जरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, नीचे नीचे देखो ये क्या लिखा है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी। माने जैसे कैपिटल टी बोला और स्मॉल टी बोला, तो ये डिफरेंट दो वैरायटी हो गया, लेकिन ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का अलग। ऐसे ऐसे 14 वैरायटी हो, क्योंकि कैरेक्टर कितना था मेंडल का? 7। तो टोटल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितना हो गया?